इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। विरोधी पक्ष दिसणार नाहीये, निवडून नाही आले आणि सर ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद पहले मराठी हो जानो फिर आम्हाला ते माहितीच होतं। जर झारखंडमध्ये
झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं EVM टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे. EVM प्रॉब्लेममध्ये आहे. EVM टॅम्पर झालेला आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय आहे. मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा. मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला आहे. असं आहे, लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून दिलं. जितकं मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे, मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना CM पद दिलं. आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत किंवा प्रतिक्रिया येत आहेत की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं. साहेब, या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही. मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील. एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचा पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं. ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल. कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही. CM पद क्या बीजेपी के खाते? CM पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी. हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी. अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है. तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे. हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे. जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं. बाबा, आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या. आता मी आणि अजितदादा आता CM साहेबांकडे चाललो आहे. आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू. डिबेट रियल शिवसेना रियल एनसीपी वो भी एंड हो गया, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है. बाळासाहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल NCP है उसके लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है. या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख ॲनालिसिस आहे. मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं. पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे. मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं
अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. सर तुम्हाला दोन फोन आले, एक अमित शहांचा आणि दुसरा तुमच्या मातोश्रींचा. काय नेमकं बोलणं झालं आई सोबत आणि अमित शहा? आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतला आहे. आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन देखील केलं. सर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बनने के बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी. आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोग? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. सारे समाज. आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में. देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है. तो लोगों का विश्वास हम पर. सर 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती आणि त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेलं पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने. त्याचा बदला घेतला आहे का आता? तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल, कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर, एक सवाल ये चाणक्य है कि नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. सर्व सांगितलं, हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. देवेंद्र सर गैरकानूनी जीत ये कह रही है. संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोग के खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर देता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे प्रेजेंट. देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा. चलो, थैंक यू. तो देवेंद्र फडणवीस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. अब परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अब ये संकेत और संदेश क्या है इस सब में वो आप तय कीजिएगा. फिलहाल सुनिए उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस का ये बयान. और जब 6 बड़ी पार्टियां लड़ रही हों और इसमें 130 तक का आंकड़ा पहुंचे, बहुत बड़ी जीत है. कैसे देखती है? बहुत ही उम्दा जीत है ये और बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत की गई. सभी ने, कार्यकर्ताओं से लेके पार्टी के डर से लेके देवेंद्र जी, सब लोगों ने, महाराष्ट्र ने हमें चुना है, बीजेपी को, महायुति को. इसकी बहुत खुशी है और प्रगति को चुना है, इसकी खुशी है. लाडली बहनों का प्यार भर भर के मिला, भाई पर, देवा भाव पर. एब्सोल्युटली, जो आपने देखा होगा परसेंटेज बहनों का भी जो वोटिंग का है वो बहुत बड़ा हुआ है और बहनों ने सही में, सही मायने में साथ दिया देवेंद्र जी का. एक है तो नेक है का नारा दिया गया, एक है तो सेफ है का नारा, बटेंगे तो कटेंगे. क्या वाकई में ये नारा काम कर गया और ये जो एकजुटता दिखी चुनाव में वही परिणाम दिख रहे हैं?
बहुत से फैक्टर्स है जो काम कर गए, जैसे लाडली बहन, इनके स्लोगन्स, इनकी मेहनत, इनकी एक ही बहुत सारे फैक्टर्स, और पहले के जो मिसकंसेप्शंस थे जो दूर होना, ये सब मिलके मुझे लगता है ये बड़ी जीत हुई है। मैन ऑफ द मोमेंट इस समय देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मुझे सिर्फ एक महीने का जरा उनका दिनचर्या बता दीजिए, कैसे कितना काम करते थे, कहाँ कहाँ भाग दौड़, कितना समय रेस्ट मिल पाता था, कैसे समय आप लोग को मिल पाता था, आपको दिविजा को? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि उनको 24 घंटे कम पड़ते थे, 36 घंटे 24 में से काम करते थे। और वो ही नहीं, सब लोग, जैसे मैंने बोला, पूरा केडर, सब लोग काम करते थे। मुझे भी नागपुर में लगा दिया था उन्होंने, तो मैं भी कांस्टेंट कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की मीटिंग्स में रहती थी। तो अभी उसके बाद ये फल देख के बहुत खुशी हो रही है, एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है। अगले 2 दिनों में आप मैं देवेंद्र गंगाधर फडणवीस नाम सुनते हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हुए देख रही हूँ? मैं आज ये देख रही हूँ कि महाराष्ट्र के लिए जो सबसे अच्छा होना था वो हुआ है। वैसे ही 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जो भी डिसीजन पार्टी वरिष्ठ लेंगे वो ही सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो नेता ये कहते थे कि या तो मैं रहूँगा या तो देवेंद्र रहेंगे, उनको कुछ जवाब देंगे? आज किसी को कोई जवाब नहीं, ये इस काम से, इस वोटिंग से, इस रिजल्ट से जवाब सबको मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमृता फडणवीस, जिनका कहना है कि आज के परिणामों से सब कुछ साफ हो गया है और सब जवाब जनता ने दे दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त जीत, इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है झारखंड में, लेकिन इसे 1-1 की बराबरी का हो गया खेल। ये कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र का पैमाना और राजनीतिक हैसियत और असरात आने वाली राजनीति पर जो होंगे वो कहीं ज्यादा हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, महायुति के तीनों बड़े नेता जो हैं वो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां तो आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र ने काफ़ी वक्त बिताया भी, महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी थी तो महाराष्ट्र में ही ये कैंप किए हुए थे। सुरेंद्र, ये क्या हुआ? 54 पूरे गठबंधन की, आंकड़ा तो आप कह रहे थे कि 60 तो कांग्रेस जीत ही गई, ये पूरा गठबंधन ही 54 जीत पाया। सबसे पहले तो संदीप भाई, आपके माध्यम से लोकतंत्र के विजय पर्व पर लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हुए यहाँ पर, उसमें ऊपर नीचे अपनी जगह पर है, लेकिन आज का दिन शिकायतें करने का ऊपर नीचे, ये 19-20 नहीं है, 19-20 का आंकड़ा आपका है। सुरेंद्र, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, 19 कांग्रेस 20 शिवसेना, ये 19-20 की लड़ाई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ, बहुत ऊपर और आप बहुत नीचे, नतीजे ये हुए। अरे मेरे बड़े भाई, मैं बड़े भाई, मैं तो कह रहा हूं कि आज 19-20 नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि विजयी गठबंधन को लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं उनको। हम लोग कहां चूक किए उस चीज को लेकर के हम बिल्कुल पूरी तरीके से बात भी करेंगे। क्या नाम, हमारे लिए अप्रत्याशित है, हमें लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ योजनाएं शायद हम अपनी नहीं पहुंचा पाए, हमारे ऊपर जनता ने उतना विश्वास नहीं किया, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या नहीं रहा, ये सारी की सारी चीजें हम पूरी तरीके से आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर ही अंदर एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर आज जो मेन बात आती है संदीप भाई, चूंकि आप एक प्रखर एक आवाज है देश की, तो हमें झारखंड भी चलना चाहिए, बिल्कुल हमें वायनाड भी चलना चाहिए, हमें कर्नाटक भी चलना चाहिए। सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए, हमें मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए, जहां पर एक इतना बड़ा पार्टी हॉपर, मैं उसको गद्दार नहीं कहूंगा, गद्दार शब्द भी छोटा है, रामनिवास रावत जी जो 40 साल से हमारे साथ थे, वन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, इस समय वन मंत्री थे, वो चुनाव उपचुनाव में हमारे एक साधारण कार्यकर्ता कैलाश मल्होत्रा ने उन्हें हरा दिया। सरकार उनकी, सब कुछ उनका, उपचुनाव में वो हार गए। ये होती है जनता में पार्टी हॉपर्स की स्थिति। कर्नाटक में हम तीनों की 3 जीत गए, गुजरात में 1 असेंबली हम जीत गए, आप इस चीज को देखिए, केरल में हम दोनों जीत गए, झारखंड में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। तो यह तय है कि आज की डेट में जहां जहां भी सरकारें बनी हैं और जहां विपक्ष की भी सरकारें बनी हैं, मोदी जी का जादू अब शून्य है, जो आज की डेट में आप नहीं उठा रहे हैं, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि आप बोलने देते हैं और लोग बोलने नहीं देते। व्याख्यान कर रहे हैं, विश्लेषण कि जैसे कोई टीम होती है ना, वो छोटे मोटे गाजियाबाद, नोएडा,
गुरुग्राम, फरीदाबाद में छोटी मोटी टूर्नामेंट सारी जीत ली और उस पे कि देखो हम वर्ल्ड बीटर्स हैं। असल टूर्नामेंट में गए, आपका तो आंकड़ा ऐसा लग रहा है ये कि भाई तैयारी मानो फिजिक्स के पर्चे की कर रहे थे और पर्चा आ गया मैथ्स का। हम बिना शर्त के अपनी हार महाराष्ट्र में स्वीकार कर रहे हैं और बिना ही शर्त के भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार झारखंड में स्वीकार कर लेनी चाहिए। कम से कम ये तो बात आप कह सकते हैं कि दो राज्य है, बराबर का टूर्नामेंट है। ऐसा तो नहीं कि एक राज्य, जी ये ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे, इनकी रोटी ले जाएं, इनकी बेटी ले जाएंगे, इनकी माटी छीन लेंगे, नरेंद्र मोदी जी का जो तापमान बढ़ाने वाला और सांप्रदायिकता वाला चुनाव था उसकी तो हार हुई है ना, इस बात को तो आप मानेंगे। पर यहाँ पर एक और चीज सुरेंद्र, देखिए इसी राज्य में 4 महीने पहले 48 में से 30 सीटें आपने जीती, 13 खुद अपने दम पर कांग्रेस अकेले जीतती हुई दिखाई दी थी और इनको विधानसभा में तब्दील करते तो आप लगभग 151 से, अलग अलग आंकड़े हैं लोगों के, 151 से 156 सीटों पर आगे थे और यहां रह गया आंकड़ा 55 का। मैं सहमत हूं सर। मैंने कहा ना, आज मैं कोई इफ्बट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं ये बात करूंगा कि ये चुनाव, हमारा चुनाव नरेंद्र मोदी जी से था ही नहीं, हमारा चुनाव महायुति से था ही नहीं, हमारा चुनाव तो आज की डेट में डायरेक्ट किसी अडानी से था। लेकिन आज का दिन अगर मैं इस बात को कहूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, मैं हार की खींच मिटा रहा हूं। इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं कि 3-4 दिन में हम इसका विश्लेषण करेंगे। जिस तरीके से हम लोग हारे हैं, चूंकि मैं भी वहीं था और 1 महीना लगातार वहीं था, यह बिल्कुल अप्रत्याशित है हमारे लिए। लेकिन लोकतंत्र में जो जनभावना है उसको हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। आज का दिन किसी के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है। जिस गठबंधन में, वहां वो गठबंधन अच्छा नहीं करता है। कांग्रेस अगर सेकंड लीड या थर्ड लीड में हो तो इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता है और झारखंड की कहानी क्या इसे और हाईलाइट कर रहा है? मैं आपको फिर से, अगर आप लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखें तो इसी महाराष्ट्र में हम सीनियर गठबंधन के रूप में थे। हम अगर आप हरियाणा में देखें तो इसी में हम सीनियर गठबंधन के रूप में थे। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैंने कहा ना, जो मीडिया के जो पीआर एजेंसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं उसमें आपका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पहले बता दूं, वो जो एक वितंडा चला रही है, जो एक नैरेटिव चला रही है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हम जब गठबंधन में रहते, चाहे झारखंड में रहे, चाहे महाराष्ट्र में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बराबर के साथ ये बड़ा झटका है ना, जहां कांग्रेस के अंदर जो वो जान ऊर्जा दिखाई दे रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, तो ये नतीजे। और इसमें देखिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, वो 20 पर शिवसेना आगे, 13 पर शरद पवार। ये इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। ये धाराशाही हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहेगा आने वाले दिनों में, अब उस पर सवालिया निशान लगते दिख रहे हैं क्या सुरेंद्र? मैं आपसे एक बात बता दूं, कोई एक जीत या कोई हार गठबंधन की मजबूती को तय नहीं करती। हम लोग तो एक बात कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम से आगे बढ़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन हमारे मुद्दे खत्म नहीं हुए जी, हमारे मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, मुद्दे हमारे सही हैं। लेकिन अब अगर जिस वजह से भी हम चुनाव हारे हैं उसकी हम अगर समीक्षा करेंगे तब हम निकाल पाएंगे कि हाँ हमारे लिए दिक्कत क्या हुई। जिन मुद्दों पर हम चुनाव हारे हैं महाराष्ट्र में, उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव झारखंड में जीते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और मैं एक बात बहुत स्पष्ट आपके जरिए कहना चाह रहा हूं कि हमारी तो हार हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सूर्यास्त पूरे देश में हुआ है। बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह बात देवेंद्र फडणवीस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे थे कि जो दुष्प्रचार किया गया और जो ध्रुवीकरण किया गया उसको नकार दिया है, पराजित कर दिया है इस बार महाराष्ट्र की जनता ने। बिल्कुल, मैं अगर देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत है, मैं देवेंद्र फडणवीस को आज बधाई देता हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस में अगर हिम्मत है तो यही बात झारखंड के लिए भी कह देना
अभी झारखंड का नया बात पोस्टर समझिए। भी रिलीज हो हम गया। लोग एक करने आपने वाले झारखंड लोग। का जिक्र किया, एक सेकंड, एक खबर भी आ गई साथ में। आभार झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार मतलब नमस्कार का, एक अभिनंदन का तरीका। और हेमंत सोरेन की इसमें तस्वीर है। हेमंत सोरेन बड़ा फैक्टर थे इस जीत का। कर्णधार सेहरा हेमंत सोरेन के सरी बनना चाहिए। सुरेंद्र, बिल्कुल पूरी तरीके से हेमंत सोरेन ने जितनी परेशानियां, आतताई रवैया जो भारतीय जनता पार्टी का झेला है वो अतुलनीय था। जिस तरीके से वो डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे नीति पर, नियम पर, सिद्धांत पर, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जिस तरीके से वो आदिवासी नायक खड़ा रहा, उसको जीत का श्रेय मिलना चाहिए। पूरी तरीके से हम सहमत हैं इस बात से। तो चलिए, पर अभी देवेंद्र फडणवीस की भी बात कर लें। ये महायुति के तमाम बड़े चेहरा जो हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, उनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बैठकर विमर्श कर रहे हैं। इनकी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, पर अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी देवेंद्र फडणवीस ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेटी दिव्या वो भी आ गई मीडिया के सामने, पत्नी भी आ गई अमृता, फिर उनकी माँ का भी बयान आ चुका है कि भाई मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, मुख्यमंत्री तो इन्हें ही बनना चाहिए। तो संकेत संदेश तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो पोस्चरिंग है कि भाई मैं हूँ ना, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ, ये पूरी की पूरी पोजीशनिंग कर दी है देवेंद्र फडणवीस ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ है, उसमें कोई शक ही नहीं है। और आप देखिए जो शुरुआत हुई, जिस तरह से अमित शाह ने इनका नाम बढ़ाया, चुनाव के बीचों बीच कहा कि अब बाकी लोगों को भी सहना सीखना होगा, उसकी सेक्रीफाइस करना सीखना होगा। उसके बाद जिस तरह से इनका नाम लिया गया, तो लगातार ये रहे। और कोई ऐसे बड़े शर्मीले टाइप के नेता नहीं है, दबंगई से कुछ बदलाव फिर बीजेपी के खेमे में होते दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत सुरक्षित दिख रहे हैं, सेफ हो गए हैं पूरी तरीके से। बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब वो मुख्य धारा में आ गया है। नोटराइज तो कर ही दिया था सरसंघ चालक ने, और 7 सीटें वो उत्तर प्रदेश में भी जीत गए। और देवेंद्र फडणवीस भाई उप मुख्यमंत्री भी मानना पड़ा ना बनने के लिए, वो तो मना ही कर रहे थे साफ। अब वो अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बीजेपी में अंदर खाने कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। बीजेपी में जो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि रस्साकशी चल रही है, वो लगातार चलेगी। 2029 की लड़ाई का कुछ एक और अध्याय जुड़ गया है। बिल्कुल वो जुड़ेगा, वो उसमें एक और प्लेयर, अब एक मजबूत प्लेयर अब फिर से उतर गया है, जो साइडलाइन कर दिया गया था। देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये तय माना जाए। अभी की जो परिस्थितियां हैं संदीप भाई, उससे तो ये लग रहा है कि तीनों चेहरे रिपीट होंगे, भूमिका बदल सकती है। लेकिन जो एक दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति है, मैं उसी ओर तो आना चाह रहा था। वो आंतरिक शक्ति क्या स्वीकार करेगी देवेंद्र जी को? क्योंकि जब पिछली बार हुआ था तो देवेंद्र जी को ही मुख्यमंत्री बनना था। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेके आए थे, तो मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे, वो उप मुख्यमंत्री बनने आए थे। लेकिन उनके नाम की लॉटरी फाड़ दी गई कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तो अब दिल्ली में कुछ लोग नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने। अब जिस तरीके का बहुमत मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उस स्थिति में ना तो शिंदे बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, ना अजीत पवार बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, ना ही आंतरिक शक्ति बार्गेनिंग करने की। और ये एक जेन एक्स की भी बात होती है। देखिए राजनीति में तो 60 साल 65 साल के नेता को भी युवा कहा जाता है, पर दरअसल देवेंद्र फडणवीस और योगी युवा कैटेगरी में आते हैं। देखिए दोनों युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी में दोनों ने अपनी अपनी हनक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों ने अपनी अपनी हनक दिखाई है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि मेरी लोकप्रियता है, तो मुझे यदि अंडर एस्टिमेट किया गया लोकसभा चुनाव में तो गलत है। हाँ, डंके के अलावा डंडा भी चला देता हूँ, वैसे ये भी दिखा दिया। 9 में 7 सीट जीत के उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमको स्वीकार कर रही, ये उन्होंने दिखा दिया। और देवेंद्र फडणवीस और जो मैंने एजेंडा सेट किया उसी पर आना पड़ा। चाहे आज लगातार कोशिश ये हो रही है, एक है तो सेफ हैं, एक है तो नेक हैं, पर हर नेता बड़ा जोर दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी वही बोलते दिखे, बटेंगे तो कटेंगे से थोड़ा परहेज कर रहे हैं लोग। नहीं, परहेज नहीं, परहेज बिल्कुल नहीं है।
शब्द नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्स पर पोस्ट कर दिया, उसमें बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है कह दिया। दो शब्द का करेक्शन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक है तो नेक है की जगह पे उन्होंने कर दिया नेक की जगह पे सेफ। दो शब्द का करेक्शन किया। तो योगी जी ने अपने ही नारे को किया है, वो कहे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, तो वो अभी अड़े हुए हैं ना। उनके नारे को जब स्वीकृति मिल चुकी है तो फिर वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऊपर नीचे तो क्यों करेंगे? अब तो मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे के लिए सेफ नहीं है क्या सुशील व्यास साहब? यहां पोस्चरिंग पूरी हो गई है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैंने आपसे पहले भी विनम्रता के साथ कहा था कि वर्तमान चुनाव एकनाथ राव जी शिंदे को सामने नहीं, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया ना सुशील भाई, आप भी वहां बैठे हुए थे। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा होने वाली थी, देवेंद्र फडणवीस ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपना, वो अकेले ही बोले, और साथ में तमाम बड़े नेता भूपेंद्र यादव हों या पीयूष गोयल, उनके आए बाएं और दाएं खड़े हुए दिखाई दिए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी सामने आ गई, बिटिया भी आ गई, मां ने भी कह दिया, काफी कुछ हो गया इस बीच। का जो ये आशीर्वाद मिला है, वो जो वर्तमान सरकार जो एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में चल रही थी फडणवीस जी और अजित पवार जी के सहयोग से, उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर के रूप में आशीर्वाद और विश्वास है। नहीं, तो कॉमन सेंस नहीं कहती क्या? 227 में से 129 तो बीजेपी की हैं, आपकी 54 हैं, 2.5 गुना लगभग सीटें ले रही है बीजेपी, तो बीजेपी का होना चाहिए मुख्यमंत्री। आज भी 2.5 साल से उनका 105 एमएलए थे और हमारे 41 थे, सरकार चल रही थी। वो तो दरिया दिली बीजेपी ने दिखाई, अब आप दिखाइए दरिया दिली। अब दरिया दिली या समय की जरूरत, वो तो तीनों दल के शीर्ष नेता बैठेंगे, आपस में तय करेंगे। हाँ, आपस में बैठेंगे और तय करेंगे। डॉक्टर मनीष, क्या मतलब क्लियर होता जा रहा है कि बीजेपी अब अपना ही मुख्यमंत्री चाहेगी और वो चेहरा होंगे देवेंद्र फडणवीस? बिल्कुल, और ये जो बार बार जिक्र कर रहे हैं 2022 का, उसके बाद ये चीज़ें तब राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, कॉन्टेक्स्ट अलग था कि शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे आए थे और इसलिए एक तरह का प्रोजेक्शन ये करना चाह रहे थे कि नहीं, बाला साहब ठाकरे की जो एक्चुअल लेगेसी है उसलिए उन्होंने बीजेपी के नहीं, देवेंद्र के खिलाफ एक बड़े नेता भी अड़े हुए थे दिल्ली में। नहीं, फिर भी लेकिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह का आंकड़ा हमारे सामने आया है 129 और 227, मुझे नहीं लगता है कि कोई और अभी अजित पवार और एकनाथ शिंदे साथ हो जाएं कि भैया या तो तुम बन जाओ या मैं बन जाऊं, वरना हमें तो बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये भी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? आप नजर आ रही है जो हम और आप दोनों देख रहे हैं कि जो अरमान सबके हैं, हाँ, वो परिवार के लोगों के द्वारा, हाँ, चाहे वो शुरुआत हुई सबसे पहले श्रीकांत शिंदे से, हाँ, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया अपने पिताजी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के तो तीनों ही, हाँ, पत्नी, बेटी, माँ, तीनों, हाँ, ने बोला, पवार जी के मियां बीवी बच्चे समेत पवार की, तो उनके यहाँ पत्नी ने बोला, तो इस तरह से ये जो है सभी के जो अरमान, और जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और भाई जब एक गठबंधन जीता है तो ये तो नैतिकता का और राजनीतिक सुचिता का तकाजा ये होता है कि सब एक साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो तो पहले आके ना मजमा तो लूट ले गए देवेंद्र। अरे भाई प्रोफेसर गीता, अरे मजमा तो लूट ले गए ना देवेंद्र। एक नहीं है, एक सेकंड, अभी मुझे दिखा रही है, देखो तीनों है, तीनों। अरे पहले तो मजमा वो लूट ले गए। देखिए, एक अपना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तो धन्यवाद देना ही था। चलिए, अब ये मिठाई खिलाई जा रही है और जरा हम नेट साउंड ऊपर कर देते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा दिलचस्प बातें सुनने को, पकड़ने को मिल सकती है। अरे घ्या ना लवकर.
हॅलो अभिनंदन आणखी पंकजा ताईला लाव. आपण बोलायचं माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, प्रफुल्लभाई रामदास आठवले साहेब, पियुष गोयल साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, नीलमताई गोरे, सर्व महायुतीचे सन्माननीय उपस्थित असणारे मान्यवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, आपण आज सकाळी काउंटिंग सुरू होईपर्यंत प्रत्येकजण आपापले परीनं अंदाज व्यक्त करत होते. काल तर मी स्वतः वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, म्हणजे आम्ही तिघं कशातच नसल्यातच जमा होतो. बाकीच्यांच्या गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडं जाणं तिकडं जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 1:45च्या पुढं जाऊ आम्हाला वाटत होतं. कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठंतरी खाली जातोय का काय. परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो. सगळेच कार्यकर्ते राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षांचे, मित्र पक्षांचे, सगळे आमचे सहकारी संघामध्ये स्वतःला झोकून दिलं. सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागली. आमच्या ज्या योजना होत्या योजनांच्याबद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली. आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात अजित पवार ये कह रहे हैं कि हमने किसी की गाड़ी नहीं चलाई है. रोहित पवार उनके जो भतीजे हैं उनको लेकर इन्होंने ताना मारा है. पहली बार तो महायुति की जो सरकार थी वो वापस एक बार लोगों ने उसको चुना है. इसके लिए लोगों के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की रिस्पांस मिला है वो अभूतपूर्व रिस्पांस को देखते हुए अजित पवार है जनता का आभार प्रदर्शन कर रहे हैं. और सबसे पहले बात करने का मौका उनको दिया गया है क्योंकि डेप्यूटी सीएम थे और इस बार अब वापस में क्या होगा ये सबको ही उत्सुकता है. लेकिन जिस प्रकार की उनको भी लग रहा है कि इस तोड़ फोड़ की राजनीति के बाद जिस प्रकार से लोगों ने, जनता ने रिस्पॉन्स दिया है वो अभूतपूर्व रिस्पॉन्स है. अजित पवार ये इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अर्थ मंत्री के नाते मैंने कई सारी योजनाओं के लिए फाइनेंस किया. लाडली बहना का उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे कि जिस प्रकार से लाडली बहना का योजना लाया और लाडली बहना की योजना के बाद जिस प्रकार से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो देखते हुए महिलाओं के आभार व्यक्त कर रहे हैं. और ये बात कर रहे हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी है, लोगों ने हमको चुन कर दिया है, बड़े पैमाने में लोगों ने मतदान किया है, वोट दिए हैं, तो अब इसके बदौलत अब वो सरकार की जिम्मेदारी है वो और बड़ी हुई बता रहे हैं. तो ये देखना ये होगा कि अब इसके बाद ये सरकार है और कोई योजना लाते हैं या सरकार की तिजोरी में जो जिस तरीके से आर्थिक व्यवहार है वो किस प्रकार से वो हैंडल करेंगे, इसके बारे में वो बता रहे हैं. दूसरी बात कह रहे हैं कि अधिवेशन के दौर पर जिस प्रकार के कई सारी योजनाएं, निवृत्ति रिटायरमेंट पेंशन योजना हो, विद्यार्थी यानी स्टाइपेंड योजना हो, बुजुर्गों के लिए योजना हो, किसानों के लिए योजना हो, ये योजना करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के नाते सरकार देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. क्या क्या हुआ था, क्या क्या बात हुई थी उस समय पे,
ये उसके बारे में अजित पवार बात कर रहे हैं कि इस समय में हमने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को भी हमने बात की थी, क्योंकि हमको पूरी तरह से एक्सपीरियंस है बात काम करने का, तो हमने उस एक्सपीरियंस का यहाँ पे फायदा लिया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की साथ हमें यहाँ पे बड़ी बदौलत पे मिली है। केंद्र सरकार ने हमको यहाँ पे पूरी तरह से समर्थन दिया है। कोई भी आर्थिक निर्णय हो, लाडली बहना का निर्णय हो, या महाराष्ट्र के विकास के लिए कोई फंडिंग, ये सब है उसका जिक्र कर रहे हैं कि अजित पवार केंद्र सरकार के साथ साथ एकनाथ शिंदे की भी बड़ी साथ रही है, देवेंद्र फडणवीस के साथ रही है। जनता ने कौल दिया है, यानी जनता ने बहुमत दिया है महायुति को। मराठवाड़ा, विदर्भ, जिस प्रकार से रीजन वाइज लोगों का कौल आया है मराठवाड़ा, देखो महाराष्ट्र में विविध रीजन है, मराठवाड़ा है, कोंकण है, मुंबई है, विदर्भ है, उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र है। तो इस सभी रीजन में अजित पवार बोल रहे हैं कि हमको से रिजल्ट मिला है। देखो लोकसभा चुनाव के समय में अजित पवार ये बात कर रहे हैं कि हमको पूरी तरह से हार मिली थी, लेकिन उसके बाद हमने जो काम किया है, लोगों का अंडर करंट हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हमारा जो काम था सरकार का, ये लोगों को पसंद आया है। और यहाँ पे हरी वोटों से बहुमत से जीता गया है। तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या घेतात, त्याच्याबद्दल तू मत नाही। अजित पवार मी टीव्ही चालू के केलं, बारे में बात करते हैं। बॅलेट मध्येच माग मी विचारतोय अजित पवार नाही दादा आपण पुढे आता माझं लीड 1,02,000 मताधिकारी मिळवलं। नतीजे सामने आते वक्त तुम्ही सही जगह पे उनकी अजित पवार पीछे रहने की बात आई, लेकिन टीआरपी दूसरी बात यह है कि मैं 1 लाख टीआरपीला आम्हाला का माती घालताय, आमची का बदनामी करताय, वो त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा बदनामी कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, ये बात अजित पवार कह रहे हैं। पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढे होतो। सांगायचं तात्पर्य की बात करें कि हम हमेशा बारामती एवढा विश्वास आहे, लेकर जाके आते हैं। हम हमारा जो लीड है वो काफी वोट से रहता है, 1 साल 20 हजार से वोट आगे रहे हैं। तो हमारी बदनामी ना करे, हमारे कौन है इसको ढूंढना होगा। काउंटिंग अभी भी शुरू है, रिकाउंटिंग भी कई जगहों पर मांगी गई है। अजित पवार डेप्यूटी सीएम है, बारामती से चुनाव लड़े थे और उनके सामने उनके भतीजे की सामने चुनौती थी, वहाँ पे पूरे शरद पवार, प्रतिभा पवार वो के सामने प्रचार कर रहे थे। उसकी भांजी भी अजित पवार के खिलाफ प्रचार कर रही थी। पर ये बात बोल रहे हैं कि इसके बावजूद भी लोगों ने आपको प्यार दिया है, लोगों ने आपको भरोसा व्यक्त किया है। 5 वर्ष तो हम आगे आने वाले 5 सालों में अच्छी सरकार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ पे बता रहे हैं। अजित पवार डेप्यूटी सीएम शरद पवार से बगावत करने के बाद अलग एनसीपी पार्टी बनाई और उसके बाद जिस प्रकार के नीति आ रहे हैं सामने, जनता को और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, विश्वास यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। फिर एक बार मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अजित पवार कह रहे हैं मातृभाषा अभिजात भाषेचा दर्जा आत्ताच दिलाय ना, लगेच विसरायला। सवाल ये है कि देखिए अभिजात भाषा मराठी भाषा के बाद पूछा गया तो वो बोल रहे कि मराठी भाषा अभिजात भाषा का दर्जा दिया है तो मराठी बात करेंगे। देखिए देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं, महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत। जनतेने ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र की जनता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये विजय है, ये जो बहुमत है ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है। मोदी जी पर महाराष्ट्र में जताया हुआ ये विश्वास है और ये काम और भी बढ़ गया है। महाराष्ट्र की जनता का सेवा करने का एक अवसर लोगों ने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है। इसकी वजह से मैं पूरा महाराष्ट्र के चरण में लीन होता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जो 2019 में
उद्धव ठाकरे के साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो महाराष्ट्र ने राजनीति देखी है, मी पुन्हा येईन ये वाक्य म्हणजे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्रातला 2019 से पहले बोला था, लेकिन अब ये पूरा उनका सेंटेंस है वो पूरा होने जाते हुए देख रहा है। अब एकनाथ शिंदे बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल विक्ट्री है। आज तक के इतिहास में जिस प्रकार के चुनाव हुए हैं उसे देखते हुए ये चुनाव अलग ही रहा है। लोगों ने लोगों ने पूरी तरह से विश्वास किया है, बहुमत किया है। जो काही लैंडस्लाइडिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग यानी किस तरह से विपक्ष पार्टी को सुला दिया है, पार्टी को पूरी कम सीटें लाने में ये कामयाब हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा महायुति यहाँ पे आते हुए दिखाई है और लोगों का बार बार महायुतीवर केला आभार कारण नतमस्तक होने की बात कर रहे हैं। लाडकी ये बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की लोगों ने बारिश की तरह हमारे पे वोटों की बरसात की है। लोगों ने इतना बोल दिया है कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और ये बात भी कर रहे हैं कि हर घटक का, हर जात पात का लोगों ने यहाँ पे वोट दिया है। इसमें कोई अलग जात पात का राजनीति नहीं थी। ऐतिहासिक विजयासाठी साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे, बार बार प्रकारचं काम व्यक्त कर रहे हैं कि पूरी तरह से इस मार्केट के सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ। गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये मी पिछले 2.25 वर्षों से देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, महायुति की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, इस काम की बदौलत लोगों ने इस प्रकार का विश्वास जताया है। राष्ट्रवादी आरपीएमच्या आठवले साहेब इकडे आहेत ये देखते हुए आणि आमचे इतर लोगों ने इस प्रकार की योजना को स्वीकार किया है। ये स्वीकार करने के बाद ये जो बहुमत मिला है ये ऐतिहासिक निर्णय थे और इसी ऐतिहासिक निर्णय की वजह से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये एकनाथ शिंदे बात कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर टाकले होते, सगळी कामं थांबवली होती। कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जिस प्रकार के विकास कामों को स्पीड ब्रेकर लगाए, बार बार वो विकास काम आते ही बंद करते आणि कामं सुरू झाली, मग अटल सेतू हटा दिए और उसके बाद हमने विकास की गंगा यहाँ पे बहाई है। यहाँ पे कोस्टल रोड बनाए, यहाँ पे अटल सेतू बनाए, स्टार सेट बनाए, मेट्रो बात कर रहे हैं। जिस मेट्रो को उद्धव ठाकरे बार बार विरोध कर रहे थे, मेट्रो का भूमि पूजन हमने मोदी के हाथों किया था। हमने विकास को प्राधान्य दिया, हासिल हो रही है लोगों का विश्वास है। और राज्य का विकास यानी महाराष्ट्र की राज्य का विकास डेवलपमेंट की बात करते हुए लोगों ने जो प्यार दिया है 2.5 साल में वो अभूतपूर्व है। लोगों के विकास का मुकाए गए थे महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर कांग्रेस हो, इन्होंने जो भी विकास काम के बीच लगाए थे हटाए और इसका समाधान है। सिर्फ 2.5 साल में इस प्रकार का हमने विकास किया है, उस पर हमको गर्व है क्योंकि इतने कम समय में इतना ज्यादा काम करना कल्याणकारी आसानी नहीं था। कल्याणकारी योजनेमध्ये लाडकी बहीण मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, त्यानंतर लाडली बहन का जिक्र कर रहे हैं, युवा प्रशिक्षण योजना केली, 3 गॅस सिलेंडर दिले, त्यानंतर वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांची आम्ही योजना केली, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केलं, शेतकऱ्यांचं जे किसान हो या फिर युवाओं के लिए हो या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए हो, जिस प्रकार से हमने योजना लाई योजना को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। 2 वर्षामध्ये किसानों को हमने 2.5 सालों में जेवढा मोबदला दिला नव्हता 15,000 कोटी रुपये तो दिला। त्यांच्या योजनांसाठी 45,000 कोटी रुपये हमने यहाँ पे मोबदला दिया है। लाभ यहाँ पे हमने कल्याणकारी योजनाओं को सामने नजर देखते हुए हमने ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है। यामध्ये या एक तरफ योजना आमचा उद्देश एवढाच होता की या राज्याला पुढे न्यायचं और दूसरी तरफ डेवलपमेंट या राज्यातल्या का दोनों का मिलाप करा के हमने काही ना काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून आधार मिळाला पाहिजे आणि मग आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार
दिया है, तो इसी वजह से हमको सर्वसामान्य यानी आम जनता का सरकार हम बोलते थे, तो हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं और अभिमान से कहना चाहते हैं आमच्या पाठीमागे उभे राहिले ताकदीने मोदी की सरकार हमारे पूरी ताकत से खड़े रहे हैं, मान्य केले आणि मोठ्या प्रमाणावर पूरे साथ रहे हमारे वर्षामध्ये जे केंद्राने देखील या राज्याला 10 सालों से राज्य को जो 2-2.5 वर्षामध्ये देखील इसका जिक्र कर रहे हैं, लाखों कोटी रुपयांचं सहकार्य केलं। 2-2.5 सालों में एक नाथ शिंदे जी बात कर रहे हैं कि हमको कहीं लाखों करोड़ रुपए का जो फंडिंग है, निधि है, तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने हमको मार्ग दिया है। इसी वजह से हमको कहीं सारे प्रकल्प हो, कहीं डेवलपमेंट की योजना हो, कहीं कल्याणकारी योजना हो, वो हम करते हैं। अगर वहाँ से केंद्र से निधि ही नहीं आता, कोई फंडिंग नहीं आती सरकार की तरफ से, तो हम काम नहीं कर सकते थे। तो मोदी जी का भी आभार व्यक्त करने के लिए नहीं भूले हैं एक नाथ शिंदे। गरीब आहे, युवक आहे, और शेतकरी आहे, ये बात कह रहे हैं कि महिला हो, युवा हो या किसान हो, इन तीनों को हमने सामने रखते हुए हम महायुति का काम किया है, महायुति का सरकार का काम किया है। इन तीनों की वजह से हमने ज्यादा से ज्यादा योजना लाई, क्योंकि महिला हो, युवा हो, किसान हो, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण योजना रही है। इसकी वजह से तो ज्यादा से ज्यादा योजना लाकर महिलाओं का, युवाओं का और किसानों का फायदा कैसे होता है इसके बारे में पर एक बार अब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ सरकार अच्छी काम कर रही है और 5 करोड़ लोगों को लाभ दिया है। शासन अपने योजना के तहत शासन के लोग वहाँ पे कई सारी योजनाओं का लाभ लोगों को आम जनता को पहुंचाते थे। आणि म्हणून तो इस योजना का जिक्र कर रहे हैं आणि कल्याणकारी योजना ज्या केल्या आम्ही फक्त 2.5 सालों में यही रहा है। एक फेमस डायलॉग है कि देने वाली सरकार है, देने वाली सरकार है। माहित होतं हे विरोधक सावत्र भाऊ उद्धव ठाकरे की तरफ से नोव्हेंबरच्या पैशामध्ये साथ आए हैं। ऑक्टोबर मध्ये आचारसंहिता लागायच्या अगोदर नोव्हेंबरचे पण पैसे सिर्फ लेने वाली थी। कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी विकास काम हो, कोई भी डेवलपमेंट का हो, तो उस समय पे उद्धव ठाकरे डेवलपमेंट के बीच में आते थे और कॉन्ट्रैक्टर कई सारे रुपए हड़पते थे। लेकिन ये उनका हमेशा आरोप रहा है कि हमारी सरकार है, ये लोगों को देने वाली है, देने वाली है। इसी बात का जिक्र पिछले 2.5 सालों से जो करते आ रहे हैं। और कुछ तो एक बात है कि कॉमन मैन की भूमिका, कॉमन मैन का नाम हमेशा लेके आए हैं। कॉमन मैन यानी सिंपल मैन, सिंपल मैन कहने की बात कर रहे हैं, कभी काउ मैन की तरफ बात कर रहे हैं, कभी अपने विधायकों को बोलते थे कि मैं सीएम नहीं हूँ तो मेरे 50 विधायक सीएम है, आम जनता सीएम है। यानी कॉमन मैन की तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते रहे, लोगों को कल्याण का राजकारण डेवलपमेंट की राजनीति आणि म्हणून 2 निवडणुका है ज्या लोकसभेमध्ये पण और आणि लोकसभेत फेक नॅरेटिव्ह वगैरे सगळं केलं, काय काय केलं, संविधान बदलणार वगैरे यहाँ पे पराभूत होना पड़ा है, निर्माण केली, ये प्रत्येकाला घाबरवलं, तरी सुद्धा लोगों को एवढं होऊन पण प्रधानमंत्री मोदी साहेबच बस। और इसी वजह से आता ते म्हणाले जनतेच्या दरबारात जाऊ, आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊ, लोकसभेच्या वेळेस पण गेले, इतना विश्वास दिया है एवढं करून एवढे सगळं हमारे लिए खोटं नाटक सांगून लोकांना घाबरवून पण लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पे आणि आताही हमारे बारे में यहाँ पे सेट किया गया था, विधान के बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी आखिर में नरेंद्र मोदी की जीत हुई और प्रधान पद पर वो बैठ गए। क्या हुआ, वहाँ विकास आघाड़ी ने जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया था वो पूरी तरह से फेल हुआ। और इस बार भी हमारी जनता ने, भारतीय जनता ने सरकार स्थापन होने के बाद भी सरकार गिर जाएगी ये बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से की जाती थी, खास करके संजय राउत की तरफ से अपेक्षा करती जा रही है कि गणपति में गिर जाएगी, दिवाली तक रहेगी, दशहरे तक रहेगी। पर एकनाथ शिंदे बोल रहे कि मैंने इनको कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ मैंने खास से जवाब दिया है। मैंने मेरे सर्वसामान्य लोक आहेत, मी स्वतःला डेवलपमेंट विकास की योजनाओं से मैंने मेरा जवाब दिया है। मुझे कोई इनको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे
कोई भी इनको उल्टा जवाब देना पसंद नहीं था। इसी वजह से मैंने विकास के मुद्दे पे इनका हमेशा जवाब देते आया हूँ और देता रहूंगा। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अब फिर एक बार मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फैसला थोड़ी ही समय में हो जाएगा। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे से बगावत